जय हिंद दोस्तों। ये है हमारी बिपिन चंद्रा बुक का लास्ट चैप्टर नंबर 15 स्ट्रगल फॉर स्वराज, मतलब कि खुद के राज के लिए जो हमने इंटेंस स्ट्रगल करी 1918 से लेके और 1947 तक, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। इस चैप्टर को हमने दोस्तों 4 वीडियो में डिवाइड किया है। ये पहली वीडियो है, इसके बाद 3 वीडियो और आएगी क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर को हमने नाम दिया है द स्टोरी ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत की आज़ादी की कहानी, कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ। दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी तक हमने देखा 1918 के समय तक कि हमारी जो नेशनल मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। जो तिलक थे उनको जेल हो चुकी थी, और हमारी जो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है वो भी 1916 तक बिल्कुल अलग थलग पड़ी हुई थी, काम कर रही थी। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे वो भी बिल्कुल अलग हो रखे थे। जो हमारे स्टूडेंट्स थे, जो हमारे वर्किंग क्लासेस थी, या जो भी हमारे इंडिया के मासिस थे, पीपल थे, लोग थे, उनको कोई एक दिशा नहीं मिल रही थी प्रॉपर कि अब किस दिशा में कोई काम किया जाए, क्या पॉलिटिकल एक्शंस लिए जाए। हमारे जो नेशनलिस्ट वर्कर्स थे, पॉलिटिकल वर्कर्स थे, उनके पास भी अभी कोई क्लियर दिशा इतनी ज़्यादा नहीं आ पा रही थी पूरे पैन इंडिया कि लोग समझ सके करना क्या है। दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 1 यहाँ पे चल रही थी। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया की जो एस्पिरेशंस थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई थी। आपको पता है हमारे सभी लीडर्स और हमारे देश के जो भी वर्ग थे उनको लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 1 के चलते हुए जो ब्रिटिश और उनके जो एलाइज है, जो अमेरिका था, जापान था, फ्रांस था, इन कंट्रीज ने वादा किया था कि हम यहाँ पे जैसे ही ब्रिटिश ये वर्ल्ड वॉर 1 है ये ख़त्म होती है, हम यहाँ पे जो कॉलोनीज़ है उनको सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ लेके जाएंगे। काफ़ी सारे वादे किए गए थे। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें काफ़ी सारे वादे किए गए थे। तो लोगों की जो एस्पिरेशंस थी इन कॉलोनीज़ में, स्पेशली जैसे हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो यहाँ पे एस्पिरेशन काफ़ी ज़्यादा थी, उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटिश रिकॉर्ड रहा था कि वो हमेशा ट्रेचरी करेंगे, हमेशा आपको धोखा देंगे। पहले आपसे कुछ कराएंगे फिर आपको धोखा देंगे, है ना। ये ट्रेचरी का इतिहास उनका लंबे समय से चलता आ रहा था। तो हम देखने वाले हैं कि अब यहाँ पे हमारे देश में कंडीशन क्या है और क्या होने वाला था। पहला हमारा जो पार्ट है यहाँ पे ये है इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, मतलब कि चैप्टर में हम पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले है रिसर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म ड्यूरिंग एंड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रिसर्जेंस का मतलब होता है पुनरुत्थान होना, मतलब कि हमारी जो नेशनलिज्म की जो हमारी राष्ट्रवाद की उस समय पे भावना थी और जो हमारी नेशनल मूवमेंट थी वो कैसे तेजी से एकदम से दोबारा से उभर के आती है वर्ल्ड वॉर के समय पे और उसके बाद, ये हम जानने वाले हैं। डेवलपमेंट ऑफ महात्मा गांधी एज अ पॉलिटिकल लीडर एंड हिज पॉलिटिकल आइडियाज़। महात्मा गांधी जी की यहाँ पे एक पॉलिटिकल लीडर मतलब कि जो पूरे देश के नायक बनने वाले थे, लीड करने वाले थे, वो डेवलपमेंट कैसे हुई, क्या वो इवेंट थे, क्या एकदम से लोगों ने उनको अपना लिया, क्या 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 कुछ हुआ, वो हमें यहाँ पे देखना है। और उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या थे। अभी तक आपने देखे मॉडरेट्स, फिर आपने देखे एक्सट्रीमिस्ट, अब यहाँ पे एक नई तीसरी फिलोसफी आने वाली थी जो ना पूरी तरीके से मॉडरेट थी, ना पूरी तरीके से एक्सट्रीमिस्ट थी। तो उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ हम यहाँ पे जांचने वाले हैं आज। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत एजिटेशन। डेवलपमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मतलब कि इंग्लिश जो थे, अंग्रेज जो थे उनके साथ हमें कोऑपरेशन नहीं करना है, ये मूवमेंट हमने चलाई। खिलाफत एजिटेशन क्या थी 1919 से 1922 तक, ये हमें देखना है, और इनके क्या रोल रहे हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन में, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में। फिर हमें देखना है कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट फ्रॉम लाहौर सेशन 1929 टू द विड्रॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1934। ये जो 5 से 6 सालों का समय था जब हमारे यहाँ पे नेशनल मूवमेंट लाहौर सेशन से, उसमें क्या बदलाव आता है, क्या हमने सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए, उनके बारे में हम जानेंगे, और 34 तक क्या चलता रहा वो हम देखेंगे। उसके बाद हमारा आया था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें क्या बदलाव हुए वो भी हम देखेंगे। इसके बाद है दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस रिएक्शन टू सेकंड वर्ल्ड वॉर। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और जो हमारी नेशनल मूवमेंट है उसकी क्या रिएक्शन रही, उसके बारे में हम जानेंगे क्या कुछ हुआ। प्रोग्रेस ऑफ नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, हमारी जो राष्ट्रवादी आंदोलन है वो कैसे आगे बढ़ा वो भी हमें देखना है वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन इंडिया इन 1930 का जो यहाँ पे 31 के आसपास का जो दशक था, 31 से 40 या 39 तक, उसमें क्या नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई। ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज क्या है, कांग्रेस की मिनिस्ट्री कहाँ से आ गई, कैसे हुई, वो देखेंगे। ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज़, हमारे देश में सोशलिज्म कहाँ से आया, कैसे शुरुआत हुई सोशलिस्ट आइडियाज़ की, वो हम जानेंगे। कांग्रेस एटीट्यूड फॉर वर्ल्ड अफेयर्स, जो कांग्रेस पार्टी थी अब वो वर्ल्ड अफेयर की यहाँ पे बात कर रही थी, क्या उनके आइडियाज़ थे पूरी दुनिया को लेके और इंडिया को लेके, इंडिया को वो वर्ल्ड अफेयर में कहाँ पे देख रहे थे, उसके बारे में हम जानेंगे। नेशनल मूवमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स, ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म, हम जानेंगे कि
आपके दो तरीके के यहाँ पे हमारे इंडिया में ब्रिटिश जो रूल था वो था, एक था डायरेक्ट ब्रिटिश प्रोविंसेस जो सीधे ब्रिटिश हुकूमत के अंडर आते थे, और एक थे प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पे जो वहाँ के राजा थे उनको प्रिंस कहा जाता था एक तरीके से, और उन्होंने पैरामाउंटसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन को कबूल किया हुआ था। तो वहाँ पे भी बेसिकली था राज अंग्रेजों का ही, लेकिन नाम के एक राजा हुआ करते थे। इन प्रिंसली स्टेट्स में कैसे हमारी जो नेशनल मूवमेंट है वो पहुँचती है और क्या कुछ उसमें आगे होता है वो हम देखेंगे। फिर कम्युनलिज्म दोबारा से हमारे इंडिया में कैसे ग्रो करने लगता है। मैंने आपको बताया कि 1916 का जो समय था वहाँ पे आपका एक पैक्ट हुआ, एक संधि हुई कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, तो वहाँ पे लोग मिल चुके थे। फिर उसके दोबारा कम्युनलिज्म उसके बाद कैसे बढ़ा वो हम देखेंगे। फिर है चेंज ऑफ ब्रिटिश एटीट्यूड टुवार्ड्स इंडिया आफ्टर 1945। जो अंग्रेज थे उनका भारत को लेके जो नज़रिया था वो कैसे बदलने लगा 1945 और उसके बाद में, और क्या उसके कारण थे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, रिवोल्ट ऑफ 1942, इंडियन नेशनल आर्मी, हम इनके बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। फिर है मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे ये क्या थे, इनके क्या प्रावधान थे, इससे देश में क्या बदलाव आने वाला था, इनको क्यों लाया गया था वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद जो रोलेट एक्ट आता है वो हम देखते हैं, रोलेट का क्या मतलब है, इस एक्ट में क्या प्रावधान थे, क्यों आता है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंस हुए वो हमें देखना है। फिर है स्वराजिस्ट, मतलब कि जो स्वराज के पीछे भागने वाले लोग थे, जो उसको फॉलो करने वाले लोग थे, उनके बारे में हम जानेंगे, कैसे यहाँ पे एक नई तरीके की जो हमारी लीडरशिप है वो उभर के आती है उसको देखेंगे। फिर है रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट मूवमेंट्स आफ्टर 1925। तो हमारी जो ये क्रांतिकारी मूवमेंट्स थी, जो हमारे क्रांतिकारी जो नेशनल लीडर्स थे वो क्या कर रहे थे, और उनकी जो मूवमेंट थी 1950 के आसपास में, 25 के आसपास में, वो कैसी चल रही थी वो हमें देखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये क्या था, इस भारत सरकार के अधिनियम में क्या बदलाव लाए गए थे भारत के लिए वो हम देखेंगे। कैबिनेट मिशन क्या था दोस्तों ये हमें देखना है, कैबिनेट मिशन के क्या काम थे वो हमें देखना है, क्यों ये आया था वो हमें देखना है। गांधी एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये हमें देखना है कि महात्मा गांधी और उस समय पे जब पार्टीशन हुआ उसमें क्या रोल रहा, कैसे क्या क्या हुआ वो हमें देखना है। प्रिंसली स्टेट विद द यूनियन ऑफ इंडिया, तो कैसे हमारे जितने भी जो प्रिंसली स्टेट है 600 प्लस वो कैसे हमारी यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है इस चैप्टर में। मैंने जैसे कि आपको बताया चैप्टर को हमने 4 वीडियोस में डिवाइड किया है, ये हमारी वीडियो नंबर 1 चल रही है आपके सामने। दोस्तों पार्ट 2 क्या है, रिसर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म ड्यूरिंग एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कैसे हमारे नेशनलिज्म की यहाँ पे तरक्की होती है वर्ल्ड वॉर 1 के समय पे और उसके बाद में। सबसे पहले देखिए, ऑल क्लासेस अगेन टुवार्ड्स द नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। अब लोग यहाँ पे दोबारा से इकट्ठे होने लगे थे सारे के सारे। दोस्तों देखिए बात क्या हो रही थी, जब वॉर चल रही थी ना, तो उस समय पे हमारे देश की इकोनॉमी है जो वो थोड़ी अच्छी होने लगी थी कुछ स्फेयर्स में, और कुछ स्फेयर्स में काफ़ी ज़्यादा बर्बादी उस समय पे भी हो रही थी। अच्छी कैसे हो रही थी, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी तो सारे जो आपके ट्रेड रूट्स थे वो पूरी तरीके से डिसरप्ट हो चुके थे। ब्रिटेन या यूरोप से कोई भी सामान इंडिया में आ नहीं पा रहा था, तो उसके चलते क्या हुआ, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा बढ़ने लगी, ज़्यादा शुरुआत हुई, तो उससे जो मॉडर्न वर्क फोर्स है, जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग थे, उनको थोड़ा काम ज़्यादा मिलने लगा, लेकिन उनकी जो सैलरीज वगैरह थी उनमें काफ़ी कट इस समय पे लगाए गए जो ब्रिटिश आपके कैपिटलिस्ट थे उनके द्वारा। हमारी जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी और जो हमारे पैसा इन्वेस्ट करने वाले बड़े लोग थे उनको काफ़ी फायदा इस समय पे पहुंचा। इन 3-4-5 साल के समय पे इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ों की प्रोडक्शन हुई, जैसे मिलिट्री के लिए ड्रेसेस वगैरह बनाना, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी हमारी काफ़ी तेजी से यहाँ पे आगे बढ़ी। अब जब क्योंकि हम वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट कर रही थी, हमारी जो कंट्री है, चाहे वो पैसे के दम पे हो कि हमारे इंडिया का पैसा लगाया जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा, और हमारे लोग यहाँ पे लड़ भी रहे थे, तो हमारे जो नेशनलिस्ट थे वो भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाए हुए थे। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे किसान थे जिनसे ज़बरदस्ती खेती करवाई जा रही थी और उनसे फिक्स्ड रेट पे उनकी फसलों को खरीदा जा रहा था, और उन फसलों को देश से बाहर भेजा जा रहा था आर्मी के लड़ने के लिए, आर्मी के खाने के लिए। तो ऐसी कुछ सिचुएशन थी। तो दोस्तों ये कैसा समय ऐसा था कि कहीं पे राइज हो रहा था हमारी होप्स का, उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, और कहीं पे उम्मीदें टूट रही थी, लेकिन जिनकी भी बढ़ी उनकी भी बाद में उम्मीदें टूटने लगी अंग्रेजों से। वो कैसे हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं, नेशनलिस्ट नाउ रेडी टू फाइट बैक इन केस इफ देयर एक्सपेक्टेशंस नॉट मेट। जो हमारे जितने भी राष्ट्रवादी लोग थे, जो लीडर्स थे, अगर उनकी उम्मीदें जो थी अंग्रेजों से, है ना, जो वर्बल बेसिकली प्रोमिसेस थे, अगर उनको पूरा नहीं किया गया, अगर यहाँ पे उनको सेल्फ रूल की तरफ नहीं लेके गया, स्वराज अगर उनको नहीं दिया गया, तो यहाँ पे वो फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी थे।
दूसरा है इकोनॉमिक डिप्रेशन इंडिया में आ चुका था, क्योंकि ब्रिटेन के द्वारा जो ये युद्ध लड़ा गया था ये इंडिया की कोस्ट पे लड़ा गया था, इंडिया से ही सारा पैसा और रिसोर्सेज और फौजी ले जाए गए थे, है ना। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन हमारे देश में उस समय पे काफी ज्यादा हो चुका था, लोग गरीबी में धंस चुके थे पूरी तरीके से। इकोनॉमिक डिप्रेशन इसलिए भी दोस्तों आया क्योंकि जैसे ही ये जो वर्ल्ड वॉर है ये खत्म हुई, दोबारा से सारा का सारा इंपोर्ट शुरू हो गया ब्रिटेन से और यूरोप से, और यहाँ पे इंडिया में जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग थी वो बंद हो गई और काफ़ी सारा हमें उसका हर्जाना फिर झेलना पड़ा। तीसरा है इंडियन इंडस्ट्रीज अगेन इन लॉसेज आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, वर्कर्स फेस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन खत्म होती है उनसे काम छीन लिया जाता है, दोबारा से सामान ब्रिटेन से आने लगता है। अब क्योंकि जब इंडस्ट्रीज में काम नहीं होगा और वो बंद होगी तो क्या होगा, वर्कर्स की सबसे पहले नौकरी जाएगी, वो गरीबी में धकेल दिए गए। तो यहाँ पे इनमें भी काफ़ी गुस्सा था। फिर है हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो यहाँ पे रियलाइज कर रहे थे कि हमने 3-4 साल काफ़ी सारा मुनाफा कमाया, अगर इस चीज़ को आगे हमें कैरी ऑन करना है तो हमें यहाँ पे अपनी एक सेल्फ रूल, हमें खुद की अपनी एक सरकार यहाँ पे चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, हमें सरकार से मदद भी तभी मिल सकेगी जब हमारी खुद की मदद होगी। और हमें यहाँ पे अगर फॉरेन इंपोर्ट को बंद कराना है, क्योंकि उसी की वजह से जब बाहर से सामान आ रहा है जबरदस्ती, तो उसी की वजह से हम यहाँ पे सामान नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज अपने सामान को बेचना चाहते हैं। तो अगर इस चीज़ को बंद करना है तो भी हमें खुद की सरकार चाहिए। तो यहाँ पे इनके लोगों की समझ में भी ये बातें अच्छे से आ रही थी। इंडियन सोल्जर्स जो हमारे भारत के सैनिक थे वो उन्होंने क्या किया, वो यहाँ पे लड़ाइयाँ जीत के आए थे, अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में उन्होंने लड़ाइयाँ जीती। वो यहाँ पे लड़ाइयाँ जीत के आए तो उनको एक न्यू नॉलेज और न्यू कॉन्फिडेंस मिला, उन्होंने भी दुनिया को देखा। जब वो अपने गाँव में गए, अपने घरों पे गए, तो उन्होंने इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा फैलाया, लोगों के में बताया कि हम कैसे फॉर एग्जाम्पल जर्मनी की सेना को हरा के आए या हम किसी और कंट्री की सेना को हरा के आए। तो यहाँ पे लोगों में कॉन्फिडेंस आने लगा और एक फिर से जो वो व्हाइट सुपरमेसी थी ना वो टूटने लगी काफ़ी ज़्यादा। पीस एंट्री अंडर पॉवर्टी एंड टैक्सेस, जो किसान थे वो पूरी तरीके से इस समय पे दबे पड़े थे लगातार। ये जो हमारी पीसेंट क्लास थी ये वो क्लास थी जो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे भी जिसका कोई उत्थान नहीं हुआ, ये उससे पहले भी बुरी कंडीशन में थी, वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे भी बुरी कंडीशन में थी और उसके बाद भी बुरी कंडीशन में थी दोस्तों। फिर है अर्बन एजुकेटेड इंडियंस फेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो हमारे अर्बन एजुकेटेड इंडियंस थे, जो शहर के जो लोग पढ़ रहे थे, उन्होंने भी अनएम्प्लॉयमेंट का काफ़ी ज़्यादा सामना यहाँ पे किया। इसके बाद देखिए अदर रीजंस फॉर रिसर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन अफ्रीका एंड एशिया एंड पर्टिकुलरली इन इंडिया। और क्या रीजन थे जिसकी वजह से जो अफ्रीका है पूरा, देखिए आपको पता है कि पूरे अफ्रीका में, लगभग पूरे अफ्रीका में जो आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी टुकड़े बांट बांट के, है ना, और वहाँ से स्लेवरी करा रहे थे, वहाँ से गुलामों को लेके जाते थे प्लांटेशंस में काम करने के लिए, परिवारों को बर्बाद कर दिया गया था, वहाँ के रिसोर्सेज को लूटा जा रहा था और जबरदस्ती सामान बेचा जा रहा था। तो ये पूरे एशिया और अफ्रीका में ही चल रहा था। तो पर्टिकुलर इंडिया में और अफ्रीका एशिया में जो नेशनलिज्म है वो कैसे बढ़ता है इस समय पे वो हम देखते हैं। सबसे पहले है फॉल्स प्रोमिसेस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेल्फ गवर्नमेंट एंड टू एंड कॉलोनियल सिस्टम बाय अलाइड नेशंस। ये अलाइड नेशंस क्या थे, देखिए वर्ल्ड वॉर वन में दो पार्टियां थी, एक था जर्मनी और उसका ग्रुप, दूसरी पार्टी थी ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, फ्रांस और इनका पूरा ग्रुप। तो इसमें क्या हुआ था, जो ये अमेरिका और ब्रिटेन वाला ग्रुप था इन्होंने एक प्रॉपर कॉन्फ्रेंस करके एक यहाँ पे ट्रीटी साइन की थी, एक पीस पेरिस के अंदर, वहां पे बोला था कि हम जो कॉलोनियलिज्म है उसको एंड करेंगे, उसको खत्म करेंगे, जो ये आपका यहाँ पे साम्राज्यवाद है इसको खत्म करेंगे और लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ लेके जाएंगे, चाहे वो अफ्रीका हो चाहे एशिया हो, लेकिन अभी आप हमारा सपोर्ट कर दीजिए वर्ल्ड वॉर वन में। टू गेट पॉपुलर सपोर्ट फॉर देम इन वर्ल्ड वॉर वन एंड देन बिट्रेल आफ्टर विक्ट्री। और जैसे ही ये लोग जीतते हैं इन्होंने इसका बिल्कुल उलट किया। दोस्तों ये तीन कंडीशन थी इनके पास, तीन चीजें ये कर सकते थे। पहला था अपने प्रोमिस को पूरा करना, दूसरा था न्यूट्रल रहना, कुछ भी ना करना, और तीसरा था बिट्रेल करना, ट्रिचरी यहाँ पे करना, धोखा देना। वो इन्होंने कैसे किया, जितनी भी जो आपकी हारी हुई फोर्सेस थी, जो जर्मनी का पूरा ग्रुप था, उनकी जितनी भी जो कॉलोनीज थी ना उनको भी इन्होंने अपने में ही बांट लिया आपस में। बाकी की पहले वाली जो इनकी कॉलोनी है उनको तो सेल्फ रूल देना छोड़िए, जो हारी हुई फोर्सेस की कॉलोनी थी उनको भी अपने अंडर ले लिया। इसके बाद देखिए दूसरी चीज क्या हुई थी, बस्टिंग द व्हाइट मैन सुपरमेसी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। देखिए यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, चाहे फ्रांस है, नीदरलैंड्स था, आपकी जो डच, डेनिश, जितनी भी आपकी ये जर्मनी वगैरह हो गई, अमेरिका हो गया, जितनी भी आपकी यहाँ पे ये पावर्स थी वेस्टर्न,
जो वाइट लोग थे, इन्होंने जो राज शुरू किया था उसमें सबसे बड़ा रीजन ये था, ये अपने आप को अपनी कदकाठी के दम पे और अपने कलर के दम पे बोलते थे कि हम ग्रेड 1 की रेस हैं, हम नंबर 1 किस्म के मानव जाति हैं और हम सबसे ऊपर है, फाइटिंग में भी, दिमाग में भी हमारे आइडिया सबसे यूनिक है, सबसे अच्छे हैं। तो ये इस चीज के चलते हुए लोगों की जो साइकोलॉजी है उसको डिसरप्ट कर रहे थे, खराब कर रहे थे। एशिया में आके, अफ्रीका में आके उनके कलर के ऊपर यहाँ पे भद्दे कमेंट्स वगैरह करके उनको इंफीरियोरिटी में डाल के, इन सब चीजों के कारण तो जो व्हाइट सुपरमेसी लोगों के दिमाग में बिल्कुल आ चुकी थी। आज भी अगर आप देखेंगे कि हमारे इंडिया में भी कितना कॉलोनियल माइंडसेट है, जितनी भी कॉलोनीज थी उनमें कॉलोनियल माइंडसेट काफी ज्यादा है, स्पेशली इंडिया में। तो उस चीज को पूरी तरीके से उस समय पे बस्ट कर दिया गया, लोगों के अंदर एक नई ही ऊर्जा आने लगी यहां पे। and intense propagandas by both groups to expose the effects of brutal colonial records of each other। दोस्तों जो दोनों वर्ल्ड वॉर 1 के ग्रुप थे, मैंने बताया एक जर्मनी का ग्रुप और दूसरा था हाँ ये ब्रिटिश वाला ग्रुप, तो ये दोनों एक दूसरे को ही एक्सपोज करने लगे। इन दोनों ने एक दूसरे की कमियां और जो भी इन्होंने कॉलोनियलिज्म के चलते हुए जो ब्रूटल काम किए थे, जो इन्होंने यहाँ पे हिंसा मचाई थी, जो लूट की थी, उसको एक दूसरे की जो कमियां थी उनको उजागर करना शुरू कर दिया, लोगों के सामने लाना शुरू कर दिया। तो ये खुद ही यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के सामने बदनाम होने लगे। तीसरा था टू न्यू आइडियाज फ्रॉम रशियन बोल्शेविक्स रेवोल्यूशन 1917। देखिए 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था, वहां पे जो रशिया के जार थे, जो वहां के शासक थे, उनको हटा दिया गया गद्दी से, वहां पे तख्ता पलट हो गया और वहां पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट को लाया गया। तो यहां से दो चीजें क्या सीखी पूरे वर्ल्ड ने, स्पेशली इंडिया ने और एशिया की जितनी भी कॉलोनीज है या अफ्रीका की, उन्होंने सीखी। पहले नंबर पे पावर ऑफ कॉमन मैन, कॉमन मैन की पावर। कॉमन मैन यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है? रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ था वो अनआर्म्ड रेवोल्यूशन था, वहां पे कोई हथियार वगैरह नहीं उठाए थे और वहां के खुद के ही लोगों ने, उसी देश के लोगों ने अपने ही शासक को हटा दिया था बिना हथियारों के, बिना वेपन्स के। ये बड़ी चीज थी। दूसरा है आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड रिनाउंसिंग द राइट ऑन ऑफ ऑल नेशंस। यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट का आइडिया जो रशियन रेवोल्यूशन था उसने दिया था। देखिए जैसे ही जार का शासन वहां से हटाया गया तो जितने भी जार की जो कॉलोनीज थी, जो रशियन एम्पायर की कॉलोनीज थी, उनको रशिया ने सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ आगे पुश किया और बोला कि हम फर्दर कोई कॉलोनी नहीं बनाएंगे और जो बनाई है उनको भी हमने अब कुल मिला के आजाद कर दिया है। तो वहां पे जो भी इनके सारे के सारे राष्ट्र जो इनके अंडर थे उनको यहाँ पे राइट दे दिए गए समानता के। एशिया के पूरी जितनी भी कंट्रीज हैं उनको बराबर, अपने बराबर रशिया ने मान लिया। तो यहाँ से लोगों के अंदर काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस आया दोस्तों। अब देखते हैं हम यहाँ पे मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एंड रोलेट एक्ट। ये एक काफ़ी बड़ा माइलस्टोन था। ये 1919 में एक एक्ट आया था, एक अधिनियम आया था। तो इसके चक्कर में काफ़ी सारी चीज़ें हुई, काफ़ी सारे इवेंट्स हुए 2-3-4 सालों तक, उनके बारे में हम जानते हैं। और हमारी जो नेशनल मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फिर तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। इसको हम एक मेजर इवेंट इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बोल सकते हैं। अगर हम टॉप 5 चीज़ें कोई इवेंट्स अगर देखेंगे तो उनमें ये भी एक आएगा। तो दोस्तों देखिए होता क्या है, मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। सबसे पहले आप यहाँ पे जानिए जो मोंटेग है ये उस समय पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पे चलती थी, उनका एक ऐसा मेंबर जो इंडिया को कंट्रोल करेगा, इंडिया में चलने वाली अंग्रेजों की सरकार को कंट्रोल करेगा, वो होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वो कौन थे उस समय पे इंडिया में? वो थे चेम्सफोर्ड। और मोंटेग कौन थे? मोंटेग कौन थे? मोंटेग थे उस समय पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्रिटेन से इंडिया को चला रहे थे। और चेम्सफोर्ड कौन थे? वो थे इस समय पे इंडिया के वाइसरॉय। तो वो यहाँ पे एक अपनी रिपोर्ट लेके आते हैं 1919 के समय पे, और उस रिपोर्ट के चलते हुए फिर एक नया एक्ट आता है जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो कि लागू हुआ इंडिया में 1921 में। तो इसको वाई लेके क्यों आया गया? इसको लाया गया था कि इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ हम लेके जाएंगे, हमने काफी सारे प्रोमिस किए हुए हैं, ये था इसका रीजन। फॉर्मुलेशन एंड टाइप, इसकी फॉर्मुलेशन एंड टाइप क्या थी? फॉर्मुलेशन इसकी ये थी कि एक रिपोर्ट बनाई गई थी, जो मोंटेग थे और जो चेम्सफोर्ड थे ये आपस में मिले, इंडिया के भी कोई 2-3 लोगों को यहाँ पे शामिल किया गया और फिर इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट के ऊपर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने एक एक्ट लाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और टाइप क्या थी इसकी? ये था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। ठीक है, ये कोई छोटा मोटा एक्ट नहीं था किसी सिर्फ एक चीज के ऊपर, ये कॉन्स्टिट्यूशन को ही रिफॉर्म किया जा रहा था। मतलब कि भारत में सरकार अब कैसे चलेगी उसके ढांचे में भारी बदलाव यहां पे लाने की कोशिश की गई थी। देखिए द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वुड कंट्रोल अफेयर्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहां पे
जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनको बोल दिया गया कि अब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स हैं उनको आप हैंडल करेंगे। ये इसमें पहली चीज़ थी। दोस्तों अब आगे देखते हैं द सेंट्रल, जो दो मेन प्रोविजंस थे वो क्या थे। द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, आपको पता है ना पहले इंडिया में क्या चलता था, तीन चीजें थी, तीन लेवल की सरकार थी। एक थी इंपीरियल काउंसिल, दूसरी थी प्रोविंशियल काउंसिल जो कि अलग अलग प्रोविंसेस की थी, अलग अलग स्टेट्स कह लीजिए फॉर एग्जांपल समझने के लिए, और तीसरी थी आपकी म्यूनिसिपैलिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। तो यहाँ पे जो भी ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इंपीरियल काउंसिल, इसको दो भागों में बांट दिया गया। जैसे कि आज हमारे भारत में राज्यसभा है और लोकसभा है, वो भी इसी तर्ज के ऊपर है। पहली थी द इंपीरियल लेजिस्लेटिव और दूसरी थी द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये दो चीजें थी दोस्तों। फिर है द प्रोविंसेस वर टू फॉलो द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम और डायरकी। जो प्रोविंसेस थी ना उनमें जो सरकारें चलने वाली थी, अब उनको दो तरीके से दो अथॉरिटी उनके ऊपर राज करने वाली थी। ये दो अथॉरिटी कौन थी वो मैं आपको आगे बताता हूं। सबसे पहले देखिए, जो ये दो हाउस बनाए थे ना आपके, ये स्टेट नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये सेंट्रल है या फिर इंपीरियल जो जिसको कह सकते हैं पूरे देश की। तो जो दो हाउसेस थे सेंट्रल लेजिस्लेचर के, इसमें क्या था, जो लोअर हाउस था ना लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोल रहे थे, उसमें टोटल आपके मेंबर होंगे 144, इसको 145 भी बताया जाता है। इनमें से 41 जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे बाय ब्रिटिश, और जो बाकी के हैं वो होंगे आपके इलेक्टेड। ओके, अब इलेक्टेड कैसे होंगे दोस्तों, वो भी रिजर्व है, मैंने आपको बताया था, इस चीज को याद रखना। इलेक्टेड ऐसा नहीं है कोई कहीं से खड़ा हुआ और जीत गया। इलेक्टेड होंगे जिसमें कुछ प्रोविंसेस जो हैं वो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट के जरिए मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी, एक दो उनमें से सिख्स के लिए रिजर्व थी, कुछ यूरोपियंस के लिए, और बाकी थी जनरल जिन पे फिर कोई भी लड़ सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी देश का हो। द अपर हाउस और द काउंसिल ऑफ स्टेट, जो दूसरा हाउस था अपर हाउस, जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी, जैसे कि आज हमारी राज्यसभा है, वैसे उसमें टोटल जो मेंबर होने थे वो थे 60। उसमें से 26 नॉमिनेट होने थे, 26 को यहाँ पे नामांकित किया जाना था, और जो 34 थे वो थे इलेक्टेड मेंबर्स। इसमें भी अलग से वही इलेक्शन कैसे होगा जैसे इसमें होगा, मैंने आपको बताया था। फिर है द लेजिस्लेचर हैड नो कंट्रोल ओवर गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब इस चीज को समझना कि यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसा हो गया। आज हमारे जो लेजिस्लेचर है, जो हमारी लोकसभा है, वो सबसे पावरफुल है, सारे नियम कायदे कानून वहीं पे बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में सारी पावर होती है, राष्ट्रपति के हाथ में बहुत ज़्यादा कोई पावर नहीं है, वो एक्टिव गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं चलाते हैं। लेकिन उस समय पे क्या था, जो आपकी लोकसभा थी या जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसके हाथ में सारी पावर नहीं थी, और वो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो एक तरीके से आज हमारे राष्ट्रपति है, उस तरीके से समझने के लिए अज्यूम कीजिए, तो उसके ऊपर कोई राज नहीं था। मतलब कि गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल कुछ भी कर सकती थी। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें टोटल 8 मेंबर थे, जिनमें से 3 इंडियन थे और 5 ब्रिटिशर्स थे। फिर देखिए, गवर्नर जनरल और सेंट्रल गवर्नमेंट हैड अनरेस्ट्रिक्टेड कंट्रोल ओवर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट मैंने बताया है जिसमें डायरकी आने वाली थी, उसका मतलब मैं आपको अभी नीचे बताऊंगा। इसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जो गवर्नर जनरल है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से अनरेस्ट्रिक्टेड वे में गवर्न कर सकते हैं, कुछ भी उसमें फेरबदल कर सकते हैं, उनके कानूनों को जो पास किए हैं उनको पूरी तरीके से वापस ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए फिर से बता देता हूं, आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एक थी यहाँ पे मैं आपको शुरू से बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये कहाँ पे बैठते थे, ये बैठते थे इंग्लैंड में, ये वहाँ से चलाते थे भारत की सरकार को दिशा निर्देश देते हुए। इंडिया में कौन थे जो डायरेक्ट राज कर रहे थे, वो थे गवर्नर जनरल और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। उनके बाद कौन था, वो था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, सेंट्रल लेजिस्लेचर, जिसमें आती थी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट। उसके बाद आती थी आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब ये जो दोनों थे ना, ये जो दोनों थे, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर अपना राज चला सकते थे, इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। अब देखते हैं प्रोविंशियल के ऊपर क्या था। प्रोविंशियल में एनलार्ज्ड एंड द मेजॉरिटी ऑफ देयर मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड। इनको बड़ा कर दिया गया, इनमें मेंबर्स ज़्यादा बढ़ा दिए गए, और इनके जो मेंबर्स हैं वो आने थे इलेक्ट होके, इलेक्शन के जरिए। मोर पावर्स अंडर द सिस्टम ऑफ डायरकी।
अब ये जो इलेक्टेड मेंबर्स थे दोस्तों, इनको ज्यादा पावर दे दी गई, मतलब कि अब जो हमारे देश के लोग चुन के आने थे उनको थोड़ी ज्यादा पावर यहाँ पे दे दी गई अपने प्रोविंसेस को चलाने के लिए। वो कैसे थी समझिए। सब्जेक्ट्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर एंड फाइनेंसेस कॉल्ड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नर। दो किस्म के मुद्दे थे यहाँ पे, एक थे लॉ एंड ऑर्डर टाइप के और फाइनेंसेस टाइप के, जो बड़े थे, मतलब कानून व्यवस्था को चलाने के लिए। अगर कानून व्यवस्था गवर्नर जनरल या जो फाइनेंसेस है उसको अगर गवर्नर जनरल अपने हाथ में ना रखते तो ब्रिटिश एम्पायर को खतरा था। तो अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, अपने एम्पायर को बचाने के लिए और पैसे पे कंट्रोल रखने के लिए इनको डाल दिया गया रिजर्व्ड लिस्ट में। मतलब कि इन चीजों के ऊपर प्रोविंसेस में भी जो फैसले लेंगे वो कौन लेंगे, गवर्नर जनरल। उनको रिजर्व कर दिया गया इन फैसलों को गवर्नर जनरल के पास, मतलब कि अंग्रेजों ने अपने पास रिजर्व रख लिया इन अधिकारों को। दूसरा यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट्स थे, जो मुद्दे थे, वो कौन से थे, उनको बोला गया ट्रांसफर्ड। अब ये दोस्तों ट्रांसफर्ड में कौन से थे, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनको बोला गया ट्रांसफर। मतलब कि इनको जो प्रोविंसेस हैं, जो इंडियन अपने जो इलेक्ट होके आने हैं, उनको ट्रांसफर कर दिया गया कि इन चीजों को आप चला सकते हैं, आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों के लिए। फिर है गवर्नर कुड मोर ओवर रूल द मिनिस्टर्स ऑन एनी ग्राउंड। लेकिन इन चीजों में भी अगर गवर्नर चाहे तो वो यहाँ पे इन मिनिस्टर्स के फैसले को, जो ट्रांसफर्ड लिस्ट है, उनके फैसलों को भी बदल सकते हैं किसी भी रीजन से। द राइट टू वोट वॉज सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पे इलेक्ट होके आने थे बंदे इन वाली यहाँ पे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, सेंटर में और काउंसिल ऑफ स्टेट में भी, और जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनमें भी, तो क्या पूरे इंडिया में इलेक्शन होने वाले थे? नहीं। इस समय पे जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो थी 31 करोड़, ठीक है, और वोट देने का अधिकार था सिर्फ मात्र 10 लाख लोगों को। इतनी सारी प्रोविंसेस, इतने बड़े देश में से सिर्फ 10 लाख लोगों को, जिसमें आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे रीजन्स भी एरियाज भी आते हैं। 10 लाख लोग ये कौन थे? ये वो थे जो सरकार को ज़्यादा टैक्स पे किया करते थे, जो अमीर थे, लैंडलॉर्ड्स थे, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे। सिर्फ उनको ही यहाँ पे वोट देने का अधिकार था, बाकी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड थे। तो मैंने आपको यहाँ पे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की जो प्रावधान थे, प्रोविजंस थे, उनके बारे में समझाया अभी। अब देखिए यहाँ पे एक काम किया गया इनके द्वारा अपीज करने का। अपीज मतलब कि लोगों को, इंडिया के लोगों को, जो वो उम्मीद लगा के बैठे थे कि वर्ल्ड वॉर 1 के एंड के बाद हमें कुछ दिया जाएगा, तो इंडिया के लोगों को खुश करने के लिए आ गया मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हिडनली अगर आप देखेंगे तो सब कुछ गवर्नर जनरल के हाथ में है। लेकिन हाँ ये है कि एजुकेशन वगैरह, पब्लिक हेल्थ, कुछ चीज़ें हमारे लोगों को दे दी गई और उसमें काम भी फिर हुए। अब लेकिन इस रिफॉर्म के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो क्या, तो उसके लिए लाया गया यहाँ पे एक रोलेट एक्ट। ये रोलेट क्या थे? ये एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे यहाँ पे सिडनी रोलेट। तो यहाँ पे ये एक कानून लेके आते हैं जो कि था एनार्कियल, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अराजकता भरा हुआ, एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, मतलब कि जो क्रांतिकारी एक्ट हो रहे थे उनके खिलाफ इस चीज़ को लाया जा रहा था। और इसको ब्लैक एक्ट, मतलब कि काला कानून भी बोला जाता है। तो अपीज करने के साथ साथ ही यहाँ पे सरकार ने क्या करने की कोशिश की? लोगों को दबाने की, कि अब अगर कोई मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के खिलाफ बोलता है तो उसको अब दबाएंगे भी अच्छे से फिर, है ना। सो रिप्रेशन ऑफ नेशनलिस्ट वाज कैरिड ड्यूरिंग वॉर टाइम। जो हमारे राष्ट्रवादी लोग थे उनका जो रिप्रेशन है, उनको जो दबाया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था, वो किया जा रहा था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे भी। बट गवर्नमेंट नाउ डिसाइडेड टू हैव मोर पावर टू सप्रेस नेशनलिस्ट दोज वर नॉट सेटिस्फाइड बाय द रिफॉर्म्स। अब सरकार ने यहाँ पे ये ठान लिया था कि अब हम यहाँ पे पूरा अपना शिकंजा कसने वाले हैं इन नेशनलिस्ट के ऊपर और अब इनकी मूवमेंट्स को पूरी तरीके से दबाएंगे। तो इसके लिए क्या किया सरकार ने? गवर्नमेंट पास्ड रोलेट एक्ट ऑन 10 मार्च 1919 even though it was opposed by every single members of the Imperial Legislative Council। अब ये जो Imperial Legislative Council के जो दोनों हाउसेस थे उनमें इस कानून को पूरी तरीके से यूनाइटेड वे में सभी ने नकार दिया था। इसके चलते हुए काफ़ी सारे ऐसे मेंबर्स थे जिसमें मुस्लिम लीग के जिन्ना वगैरह भी हो गए, जिन्होंने पूरी तरीके से वॉकआउट कर दिया और रिजाइन कर दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पे
ये जो एक्ट है इसको जबरदस्ती थोप दिया गया इंडिया के ऊपर। इस एक्ट में प्रावधान क्या थे वो समझते हैं। दिस एक्ट ऑथराइज्ड गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनीबडी विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कि किसी को भी पकड़ के सीधा 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं, कोर्ट में पेश नहीं करेंगे, ट्रायल उनका नहीं होगा, कोई उनको बताया नहीं जाएगा रीजन कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, जो भी मिला कुछ भी करते हुए उसको सीधा जेल में बंद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों को और ज़्यादा पीछे ले जाया जा रहा था। लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ अच्छा मिलेगा और उसके बदले में मिल रहा था काफ़ी ज़्यादा बुरा। तो इसके चलते हुए दोस्तों फिर क्या होता है आगे वो भी हम देखेंगे। उससे पहले देखते हैं रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी, क्योंकि अब यहाँ से महात्मा गांधी का एपिसोड शुरू हो चुका है। तो समझिए सबसे पहले महात्मा गांधी अज्यूम द लीडरशिप एंड कमांड ऑफ नेशनल मूवमेंट इन द अनरेस्ट ऑफ रोलेट एक्ट। जब ये रोलेट एक्ट आया और पूरे देश में इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा लोगों में गुस्सा आया, तो यहाँ पे नए लीडर निकल के आते हैं महात्मा गांधी। लेकिन इससे पहले वो क्या कर रहे थे, इनकी काफ़ी एज थी, ये अपनी मिड एज में इस समय पे आ चुके थे, तो ये क्या कर रहे थे इससे पहले। इनकी बायोग्राफी क्या कहती है कि 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म होता है। फिर ये लीगल एजुकेशन लेते हैं फ्रॉम ब्रिटेन एंड प्रैक्टिस्ड लॉ इन साउथ अफ्रीका। तो ये एक वकील बनके, बैरिस्टर बनके साउथ अफ्रीका में चले जाते हैं। दोस्तों साउथ अफ्रीका में भी वही दोबारा से वाइट लोगों का राज चल रहा था। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करप्शन था, काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार ब्लैक लोगों के साथ किया जा रहा था। क्या था वो कि जो वाइट लोग हैं और जो ब्लैक लोग हैं वो अलग अलग रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में रहेंगे। वो भी मीन्स कि जो वाइट है वो तो कहीं पे भी घूम सकते हैं, जो अफ्रीकन है उनको कुछ पर्टिकुलर एरियाज में रहना है, वो उनसे ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते। जो ट्रेन्स थी वो रिजर्व थी, वो ब्लैक्स के लिए नहीं थी। आपका वोट देने का अधिकार नहीं था। तो बहुत सारे यहाँ पे जो इंडिया में हो रहा था उससे भी बुरी कुछ चीज़ें मानवता के आधार पे वहाँ पे हो रही थी। उसके खिलाफ यहाँ पे जो महात्मा गांधी थे उन्होंने लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे देखी, काफ़ी सारी कामयाबी पाई और काफ़ी कुछ वहाँ पे उन्होंने सीखा। उसके अंदर हम नहीं जाएंगे। सो टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, ये इन्होंने यहाँ पे सीखी हुई थी। व्हाट ही टुक फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या सीख के आए थे, सत्याग्रह की टेक्निक। सत्याग्रह दोस्तों क्या होता है, जो सच है, जो सत्य है उसके ऊपर हम अड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि सच से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो हम सत्य के लिए कहीं पे भी टिक के बैठ जाएंगे। ये होता है सत्याग्रह का मतलब। और दूसरा था नॉन वायलेंस, की हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे हिंसा नहीं करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे गांधी जी क्या कहते थे कि जो ट्रू सत्याग्रही है ना, जो सच को मानने वाला है, जो सच को अपहोल्ड करने वाला है, सबसे ऊपर मानने वाला है, वो क्या रहेगा, सबसे पहले तो वो ट्रूथफुल रहेगा, वो सच्चा रहेगा अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी, वो शांतिपूर्वक रहेगा, पीसफुल रहेगा, रिफ्यूज टू सबमिट टू रोंग। अब वो ये 2 चीजें रहते हुए भी, पीसफुल रहते हुए और सच्चाई के साथ चलते हुए, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ रहेगा, वो उसको कबूल नहीं करेगा। नो हेटेड फॉर इविल डूअर, जो सामने वाला आपके साथ बुरा कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है, उसके लिए अपने मन में कोई हिंसा नहीं पालेगा। अटरली फियरलेस, और वो पूरी तरीके से निडर रहेगा। आउटलुक ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की आउटलुक क्या थी, नॉन वायलेंस इज द वेपन ऑफ स्ट्रॉन्ग, नो सेपरेशन इन थॉट एंड प्रैक्टिस। देखिए ये मानते थे कि जो वायलेंस ना करना है, अहिंसा यहाँ पे जिसको जो फॉलो करेगा, जो हिंसा नहीं करेगा, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग है। क्योंकि एक जो कमज़ोर आदमी है वो अहिंसा को फॉलो ही नहीं कर सकता, वो सबसे पहले हिंसा की तरफ जाएगा, ये इनका मानना था। नो सेपरेशन इन थॉट एंड प्रैक्टिस, दूसरी बात ये मानते थे कि आप जो कहते हैं, आपकी कथनी और आपकी कर्मी, आप जो काम यहाँ पे कर रहे हैं उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो होता क्या है, रिटर्न टू इंडिया इन 1915, 1915 में ये भारत में वापस आ जाते हैं। बट फर्स्ट ही डिसाइडेड टू स्टडी द कंडीशंस ऑफ द इंडियन बिफोर चूजिंग हिज फील्ड ऑफ वर्क। देखिए ये आए थे इंडिया में काम करने के लिए, लोगों के लिए काम करने के लिए, लेकिन ये शुरू से रहे थे बाहर, तो इनको यहाँ पे सबसे पहले कंडीशंस को देखना था जो यहाँ पे इंडिया में हो रही है, ताकि ये अपने फील्ड ऑफ वर्क को चूज कर सके कि आखिर में करना क्या है, किस फील्ड में मैं जाऊँ जहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकूँ। So he established Sabarmati ashram at Ahmedabad to learn and practice the truth and non-violence for his friends and followers. तो यहाँ पे इन्होंने एक आश्रम बना दिया, साबरमती आश्रम, आपको पता है फेमस है। वहाँ पे ये क्या कर रहे थे, समझ रहे थे, सीख रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे ट्रूथ, सच्चाई और नॉन वायलेंस को अपने फ्रेंड्स और फॉलोअर्स के साथ।
इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी, चंपारण एंड अहमदाबाद एंड हिज लर्निंग्स। तो यहाँ पे ग्राउंड्स को चेक करने के लिए कि रियलिटी क्या है, क्या करना है आगे, उसको चेक करने के लिए यहाँ पे गांधी जी के पास दो मौके आते हैं। एक था चंपारण का सत्याग्रह और दूसरी थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। यहाँ से उन्होंने क्या सीखा उसको जानते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ महात्मा गांधी ऑन सत्याग्रह, सच्चाई के लिए लड़ने का पहला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन 1917 1917 की ये बात है। 1917 में क्या चल रहा था आपको वर्ल्ड में वो पता है ना, आगे मैं आपको और बताऊंगा अच्छे से। इंडिगो पीसेंट्स वर ओप्रेस्ड बाय यूरोपियन प्लांटर्स इन चंपारण। चंपारण क्या है, बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट इस समय, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, 1917 का समय चल रहा था। इंडिगो मतलब कि नील की खेती किसानों से जबरदस्ती करवाई जा रही थी। दो तरीके से जबरदस्ती उनके साथ यहाँ पे की जा रही थी कि पहला तो जमीन के कुछ पर्टिकुलर पार्ट पे एक हिस्सा कर दिया जाएगा और उस पर सिर्फ और सिर्फ नील ही उगाया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं उगा सकते। ये मजबूर यहाँ पे किया गया किसानों को। और फिर उसको फिक्स्ड रेट पे आप बेचोगे, जो प्राइस यहाँ पे ये ब्रिटिश प्लांटर्स फिक्स करेंगे वही उसी पे आपको बेचना है, ठीक है। ओप्रेस्ड फार्मर्स हियर्ड ऑफ महात्मा गांधीज कैंपेन ऑफ साउथ अफ्रीका एंड कॉल्ड हिम फॉर देयर हेल्प। अब ये यहाँ पे जो फार्मर्स थे और इनके जो लीडर्स थे, इन्होंने महात्मा गांधी के जो साउथ अफ्रीका के किस्से थे उनके बारे में सुना हुआ था, जानकारी उनको मिल रखी थी। तो वो आते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी जी के पास और उनको बोलते हैं कि आप हमारे साथ चलिए और हमारे हक की लड़ाई में हमारी हेल्प कीजिए। तो महात्मा गांधी यहाँ पे चल देते हैं। उनको मिलता है पहला मौका पब्लिक में जाने का, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाने का और चीज़ों को देखने का। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स थे उस समय पे, वो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो ऑर्डर करते हैं महात्मा गांधी को कि आप यहाँ से निकल जाइए, लेकिन वो यहाँ पे कर देते हैं साफ मना। यहाँ पे वो अपनी लीडरशिप दिखाते हैं, साफ मना कर देते हैं, पूरी निडरता दिखाते हैं। वॉज विलिंग टू फेस जेल, और वो जेल जाने को भी तैयार है। दिस फोर्स द गवर्नमेंट टू कैंसिल अर्लियर ऑर्डर्स। देखिए जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको भी पता था महात्मा गांधी के बारे में, उनके साउथ अफ्रीका के जो कैंपेन्स थे उनके बारे में, और जो किसान थे उनको भी पता था। तो यहाँ पे जब उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और मैं जेल में जाऊँगा, जेल भरेंगे हम जाके, तो यहाँ पे जो सरकार थी उन्होंने यहाँ पे जो अर्लियर ऑर्डर्स थे किसानों को लूटने के वो अपने वापस ले लिए। ये थी इनकी पहली जीत और यहाँ से कुछ लोगों ने इनको जानना समझना शुरू कर दिया। यहाँ से इनकी ख्याति दूर दूर तक फिर जाने लगी। द डिसेबिलिटीज ऑफ पीसेंट्स वर रिड्यूस्ड एंड गांधी वॉन हिज फर्स्ट बैटल ऑफ सिविल डिसओबीडेंस। तो यहाँ पे जो किसान थे उनकी कुछ जो मुसीबतें थी वो दूर हो गई और यहाँ पे गांधी जी ने अपनी पहली लड़ाई जीत ली। ड्यूरिंग दिस ही हैड अ ग्लिम्प्स इनटू दी पॉवर्टी ऑफ इंडियन पीसेंट्स। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले देखा कि जो इंडियन पीसेंट्स है ना, इनके हालात क्या है। और इंडियन पीसेंट क्या है, सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे ज़्यादा जो भारत में लोग हैं वो खेती में है या फिर वो लेबरर हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इनकी कंडीशंस को जाना और समझा और इनको एक मुद्दा मिल गया आगे का काम करने के लिए। दूसरी जो इनकी लर्निंग थी वो थी अहमदाबाद में मील स्ट्राइक, इनके बिल्कुल साबरमती आश्रम के आसपास के एरिया में। यहाँ पे क्या था, 1918 मतलब कि एक साल बाद ही इनको सीखने को मिला महात्मा गांधी क्या क्या कर रहे थे। अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ, यहाँ पे ये आमरण आंदोलन पे बैठ गए फॉर द कॉम्प्रोमाइज बिटवीन वर्कर्स एंड मिल ओनर्स ऑफ अहमदाबाद। दोस्तों वहाँ पे थे चंपारण में ब्रिटिश प्लांटर्स, यहाँ पे थे आपके मील ओनर्स, जो मील चलती थी टेक्सटाइल्स की, कॉटन्स की, उनके मालिक। वो यहाँ पे सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे वर्कर्स की, जो वर्कर डिमांड कर रहे थे, काफ़ी कम दामों में, कम पैसे में, कम सैलरी में उनसे काम करवाया जा रहा था। तो महात्मा गांधी पहुँचते हैं उनके यहाँ पे सपोर्ट करने और वो यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। ऑन फोर्थ डे, जब चौथा दिन होता है फास्ट का और जब यहाँ पे मिल ओनर्स को समझ में आता है कि ये नहीं झुकने वाले और अब सैलरी यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एग्री कर दिया कि हम तनख्वाह बढ़ा देंगे 35% अपने वर्कर्स की। तो ये हो गई उनकी दूसरी जीत। तो जैसे मैंने आपको बताया इंडिया में दो वर्ग थे, पहला था किसानों का या लेबर का, और जो दूसरा था वो था आपकी जो मॉडर्न वर्कर्स थे जो फैक्ट्री में मिल्स में काम कर रहे थे। दोनों की ही मुसीबतों को इन्होंने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया, जो ग्राउंड्स थे उनको टेस्ट कर लिया। तीसरा इनका एक और यहाँ पे था, वो क्या था, ही ऑल्सो सपोर्टेड द पीसेंट्स ऑफ खेड़ा। खेड़ा कहाँ पे है, गुजरात में। वहाँ पे इन्होंने जो किसान थे उनका सपोर्ट किया, कैसे, लैंड रेवेन्यू के खिलाफ। यहाँ पे जो किसानों की क्रॉप्स थी वो फेल हो गई थी, पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, उसके बावजूद भी इनसे टैक्स वसूलने की कोशिश अंग्रेजों के द्वारा की जा रही थी, उसके खिलाफ यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट किया, लड़ाई लड़ी। हेयर महात्मा गांधी वॉज हेल्प बाय सरदार पटेल एंड हिज कलीग्स। तो यहाँ पे सरदार पटेल इनसे जुड़ते हैं और सरदार पटेल और उनके जो कलीग्स हैं, जो कि उस समय पे वकील थे, सरदार पटेल भी, ठीक है, नए नए यंग थे बिल्कुल, वो महात्मा गांधी का सपोर्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ महात्मा गांधी बाय चंपारण सत्याग्रह एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। क्या इन्होंने सीख लिया था, सबसे पहले क्लोज कॉन्टैक्ट विद द मासेस।
जो मासिस थे ना, जिनसे अभी हम अक्सर दूर थे, हमारे जो अब तक के नेशनलिस्ट वर्कर थे वो इतनी ज़्यादा रीच बना नहीं पाए थे। और आप जानते हैं तिलक एक बड़े लीडर थे, तिलक की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख्याति थी, वो विलेजेस में जा भी रहे थे, वो पूरे इंडिया में इस आंदोलन को फैलाने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा रिवोल्यूशनरी थे तो उनको अंग्रेज बार बार जेल में बंद कर दे रहे थे, क्योंकि वो ला रहे थे एक तरीके से रेवोल्यूशन। महात्मा गांधी जो काम कर रहे थे वो कर रहे थे सत्याग्रह की स्टाइल से, अपनी अलग स्टाइल से, तो उसके चलते उनको इस समय पे जेल वगैरह में बंद नहीं किया गया, उनको लोगों से मिलने का मौका मिला, तो वो यहाँ पे क्या हो गए, क्लोज कॉन्टैक्ट उनका मासिस के साथ हो गया। फर्स्ट इंडियन नेशनलिस्ट लीडर हु आइडेंटिफाइड हिज लाइफ एंड हिज मैनर्स विद कॉमन इंडियंस। ये वो थे जिन्होंने धोती वगैरह पहननी शुरू कर दी, जो सूट बूट अफ्रीका में पहना करते थे, अच्छी लाइफस्टाइल जिया करते थे, अब वो यहाँ पे आके किसानों के जैसे बिहेव करने लगे, अपने मैनर से, अपने बिहेवियर से भी बिल्कुल एक तरीके से गरीबों की तरह इन्होंने बिहेव करना शुरू कर दिया, और इन्होंने अपने आप को लोगों के अंदर शामिल कर लिया, जो कॉमन इंडियंस है उनके जैसा अपने आप को इन्होंने बना लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, ताकि लोग भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इनसे जुड़ सके। ही बिकेम द सिंबल ऑफ पुअर इंडिया, नेशनलिस्ट इंडिया एंड रिबिलियस इंडिया। ये यहाँ पे सिंबल बन गए गरीब भारत के, नेशनलिस्ट इंडिया के जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके, और रिबिलियस इंडिया के जो रिबल करने वाले थे, विद्रोह करने वाले थे, उनका। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज फॉर गांधी। यहाँ पे इनके जो सबसे 3 इनको काम दिख रहे थे इंपॉर्टेंट कि मुझे ये करने ही करने चाहिए, वो पहला था हिंदू मुस्लिम यूनिटी, दूसरा था फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी की जो अनटचेबल्स हैं उनके सपोर्ट में मुझे फाइट करनी है, उनको बचाना है, और तीसरा था रेजिंग दी सोशल स्टेटस ऑफ वुमन। तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो भारत का एक दूसरा इंजन है भारत को चलाने वाला, उनके सोशल स्टेटस को कैसे बढ़ाया जाए। ही वॉज नॉट नैरो माइंडेड, ये यहाँ पे संकीर्ण मानसिकता के नहीं थे, एंड ही बिलीव्ड दैट इंडियन कल्चर इज नीदर हिंदू इस्लामिक नॉर एनी अदर बट इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ ऑल। तो यहाँ पे इनसे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो भी अपने आप को ज़्यादा अटैच कर पाए, या बाकी कम्युनिटी के जो लोग थे वो भी सबसे ज़्यादा अपने आप को इनसे अटैच कर पाए। उसका रीज़न था ये बिल्कुल यहाँ पे खुल के ये बोलते थे कि जो हमारा इंडियन कल्चर है वो फ्यूजन ऑफ ऑल है। और देखिए कल्चर जो होता है वो आमतौर पे फ्यूजन ही होता है ना, कि जिस भी किस्म के लोग वहाँ पे आके रह रहे हैं वो एक दूसरे से में घुलने लगते हैं, मिलने लगते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि ना हमारा कल्चर हिंदू है, ना इस्लामिक है, ना सिखिज्म से रिलेटेड है, ना किसी और से रिलेटेड है, ये सबका एक मिक्सचर है, और यही रियलिटी भी थी। ही वॉन्टेड इंडियंस टू बी रूटेड इन देयर ओन कल्चर बट शुड एक्वायर नॉलेज ऑफ वर्ल्ड कल्चर्स। इन्होंने बोला, इंडियंस को फॉर्मूला दिया कि अपने कल्चर में रूटेड रहिए, अपनी मान्यताओं को मानिए, अपनी अच्छी चीज़ों को मानिए, लेकिन जो वर्ल्ड कल्चर है, जो दुनिया है, उससे भी सीखिए, स्टेगनेंट मत रहिए, स्थिर मत रहिए। दोस्तों अदर हैपनिंग्स क्या थी और क्या हो रहा था उस दुनिया में, उस समय पे दुनिया में, और महात्मा गांधी का उस समय पे क्या चल रहा था, तो आप यहाँ पे अगर टाइमलाइन देखोगे तो थोड़ा और समझ में आएगा। देखिए वर्ल्ड वॉर जो थी वो चली 1914 से 1918, 4-5 साल तक, है ना। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए 1919 में, इसके जस्ट 1 साल बाद रोलेट एक्ट आया इसके बिल्कुल साथ साथ, और अनरेस्ट ड्यू टू रोलेट एक्ट यहाँ पे शुरू हो गया 1919 में। महात्मा गांधी जो हैं वो वापिस आते हैं साउथ अफ्रीका से वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। 1 साल बाद ही साबरमती की शुरुआत, उसके 1 साल बाद चंपारण, उसके 1 साल बाद अहमदाबाद, यहाँ से कुछ सीखते हैं। और जैसे ही ये रोलेट एक्ट यहाँ पे आता है तो ये यहाँ पे लीडरशिप को संभाल लेते हैं 1919 के टाइम पे। इसके बाद है दोस्तों सत्याग्रह सभा एंड द जलियांवाला बाग मैसेकर। देखिए सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेट एक्ट, तो ये जो रोलेट एक्ट आया था जो मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में, उसके बाद मैंने आपको महात्मा गांधी जी और उनकी जो जितनी भी जो लर्निंग्स थी उनसे इंट्रोड्यूस कराया। अब देखते हैं फ्यूजन हो जाता है दोनों का, और अब यहाँ पे आगे क्या चलता है वो देखते हैं। महात्मा गांधी फाउंडेड द सत्याग्रह सभा। सत्याग्रह सभा क्या होती है? सत्याग्रह मैंने आपको बता दिया था, सच के लिए अड़ने वाले लोग, और सभा का मतलब क्या होता है? एक तरीके से एसोसिएशन, मतलब कि इसमें लोगों को मेंबर बनाया गया और उनको यहाँ पे कस्में दिलवाई गई कि आप सच के अलावा और कहीं नहीं जाएंगे और आप सच के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो ये थी सत्याग्रह सभा दोस्तों। तो रोलेट एक्ट के खिलाफ इसकी शुरुआत होती है, एक नया मेथड, एक नई स्ट्रगल यहाँ पे हमारी शुरुआत होती है। नए तरीके से हमने लड़ाई, अपनी जो नेशनल मूवमेंट है उसको शुरू किया और इसको पूरे देश में फिर फैलाने की हायर लेवल पे कोशिश की। नेशनलिस्ट कुड एक्ट नाउ एंड द नेशनल कांग्रेस नाउ बिकेम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल एक्शन।
दोस्तों अब जो राष्ट्रवादी हमारे लोग थे, अब उनके पास यहाँ पे एक्ट करने का मौका आ गया था। अब एक लीडरशिप उनके पास आ गई थी, एक दिशा आ गई थी कि किस दिशा में अब हमें यहाँ पे आगे काम करना है। काफ़ी सारे काम पहले भी किए थे, लेकिन अब एक नया तरीका बिल्कुल उभर के आ गया था। और जो यहाँ पे नेशनल कांग्रेस है, जो अभी तक सिर्फ पेटिशंस वगैरह में मॉडरेट्स के टाइम पे ज़्यादा काम किया करती थी, जो अंग्रेजों की बातों को मान लिया करती थी, अब वो क्या बन गई, एक पॉलिटिकल एक्शन लेने वाली ऑर्गेनाइजेशन बन गई। और वो पॉलिटिकल एक्शन क्या थे, महात्मा गांधी वाले पॉलिटिकल एक्शन। This move was relied on political support of poor and Gandhi asked the nationalists to go to villages। ये जो पूरी की पूरी मूवमेंट थी ना, ये गांधी जी क्या मान रहे थे कि इसको ये रिलाई करती है हमारे, अगर जो पुअर है, जो भारत का जो गरीब वर्ग है, पूरा जो देश है, अगर उसका हमें सपोर्ट मिल जाए तो हमारी मूवमेंट कामयाब यहाँ पे हो जाएगी। अगर इंडिया के मासेस हमारे साथ जुड़ जाए तो उसके चलते हुए इनकी जो पूरी टीम थी, जो नेशनलिस्ट वर्कर्स थे, उनको गाँव-गाँव में इन मैसेजेस को फैलाने के लिए भेज दिया गया, उनको उनके टास्क असाइन कर दिए गए। गांधी टर्न्ड द फेस ऑफ नेशनलिज्म टुवर्ड्स कॉमन इंडियंस एंड मेड द खादी एज अ सिंबल। खादी को दोस्तों सिंबल बना दिया गया। और यहाँ पे खादी क्या था, हमारा बेसिकली एक इंडियन टेक्सटाइल का तरीका है ना, तो यहाँ पे इसको सिंबल बना दिया गया। और जो कॉमन इंडियंस थे वो उनके ऊपर पूरी मूवमेंट को अब आधारित कर दिया गया। He used to spend daily to show the dignity of labor and value of self reliance। ये डेली यहाँ पे चरखा चलाने लगे, यहाँ पे खादी कपड़ा जो है उसको बनाने लगे, है ना, बुनने लगे, उसको उसके ऊपर काम किया। तो यहाँ से इन्होंने दिखाया डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब कि जो मेहनत है, जो यहाँ पे कुशलता है, उसमें कितनी डिग्निटी है ना। और वैल्यू ऑफ सेल्फ रिलायंस की मतलब हम खुद यहाँ पे अपने आत्मनिर्भर हैं। मार्च एंड अप्रैल ऑफ 1919 ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 महीने थे। इसमें काफ़ी कुछ ट्रांजिशन का फेज था, काफ़ी कुछ बदल गया है ना। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इस टाइम के आसपास आए, आपका रूलेट एक्ट आया, उसके खिलाफ गांधी जी ने किन चीज़ों की शुरुआत की। तो यहाँ पे ग्राउंड इससे पहले काफ़ी सारे तैयार हो चुके थे। आप जानते हो 1858 से 85 तक क्या हुआ, 85 से जो 1905 है, 20 साल जब मॉडरेट्स का राज था तब क्या हुआ, रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, कुल मिला के पूरा ग्राउंड तैयार हो चुका था। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने अपनी लर्निंग्स ली, अपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए। और उसके बाद एक नई कंडीशन जो उभर के आई वो थी मार्च अप्रैल 1919 की। विटनेस्ड अ रिमार्केबल पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया एंड पीपल रिस्पोंडेड मैग्निफिशेंटली टू गांधीज कॉल। तो अब जो भारत के लोग थे, क्योंकि उनकी तरफ पूरी मूवमेंट को शिफ्ट कर दिया गया था, सिर्फ कुछ नेशनलिस्ट लीडर ही अब पर्चे लेके बांटते नहीं फिरते थे, पूरा देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। तो लोगों में अवेकनिंग काफ़ी ज़्यादा आ गई थी महात्मा गांधी के चलते हुए इन 2 महीनों में। द फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट वर, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनका तरीका क्या था, स्ट्राइक करना, फास्टिंग करना, प्रेयर्स करना, सिविल डिसोबीडेंस ऑफ स्पेसिफिक लॉज, कुछ नियमों को तोड़ना। दोस्तों अब देखते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। इसी के जस्ट बाद हुआ क्या, ये जो सरकार थी अंग्रेजों की, डिटरमाइंड टू सप्रेस मास एजिटेशन एंड लाठी चार्ज एंड फायर्ड एट द प्रोटेस्टर्स एंड डिफरेंट प्लेसेस। पूरे ही देश में जहाँ पे भी ये मूवमेंट फैली थी, जो सत्याग्रह आंदोलन था ये फैला था, उसको दबाने के लिए सरकार ने पूरे पुरजोर काम किए, लाठी चार्ज वगैरह किए गए, गोलियां चलाई गई, सारे काम उनके द्वारा जो वो कर सकते थे वो किए अलग अलग जगह पे। As Gandhi called for mighty हड़ताल on 6 April 1919, government decided for repression of popular protest in पंजाब particularly। तो पंजाब का जो एरिया था ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अंग्रेज थे वो इसको रिप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे कि इस आंदोलन को, इस हड़ताल को पूरी तरीके से क्रश करना है, दबाना है। तो यहाँ पे जन्म लेता है हमारा मॉडर्न टाइम्स का सबसे जो बुरा एक जो काम किया गया, एक जो सबसे बुरी चीज़ की गई वो थी वर्स्ट पॉलिटिकल क्राइम वॉज हैपेंड ऑन 13 अप्रैल 1919 इन अमृतसर। यहाँ पे जो ब्रिटिश एक मिलिट्री, कह लीजिए मिलिट्री जो लीडर था, उन्होंने कुछ गलत किया, उसके बारे में हम जानेंगे। हुआ क्या था, ग्राउंड क्या था कि लार्ज क्राउड, काफ़ी सारी भीड़ थी, काफ़ी सारे लोग जो थे वो इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में। किस लिए हुए थे, उनके जो पॉपुलर लीडर थे वो थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। उनको अंग्रेजों ने कर लिया था गिरफ्तार, तो वो शांतिपूर्वक वहाँ पे इकट्ठे हुए थे उसके खिलाफ। उसके चक्कर में क्या हुआ, जो मिलिट्री कमांडर था अमृतसर का, जिसका नाम था जनरल डायर, उसने क्या किया, जो एकमात्र एंट्री थी जलियांवाला बाग की, जो ओनली एग्जिट था, एक संकरी सी बिल्कुल गली है, उसको अपने ट्रूप्स, अपने सैनिक जो कि हथियार बंद थे, हथियार अपने हाथ में लिए हुए थे, मशीन गन्स वगैरह, उनसे बंद करा दिया, घेर लिया गया लोगों को, और वहां पे ओपन फायर कर दिए गए राइफल्स और मशीन गन्स के द्वारा, जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गई। तो इतनी बर्बरता से यहाँ पे ये हमला किया गया। इन दिस मैसेकर थाउजेंड्स वर किल्ड एंड वुंडेड, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग मरे और उनको जख्मी कर दिया गया। बाकी आप इसके बारे में स्टोरी तो जानते ही हैं।
नॉट जस्ट दिस, मार्शल लॉ ऑल्सो प्रोक्लेम्ड ऑन पंजाब विच ब्रॉट मोर एट्रोसिटीज। मार्शल लॉ लगा दिया गया पंजाब के रीजन में, पंजाब प्रोविंस के रीजन में पूरा का पूरा। मार्शल लॉ क्या था कि 2 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे कहीं पे भी कोई नहीं दिखेगा, वरना या तो जेल में बंद किया जाएगा या गोली मार दी जाएगी। और काफ़ी सारी बर्बरता इस समय पे पंजाब में की गई, उसके बारे में मैं आपको आगे इसी चैप्टर में बताऊंगा कि ये मार्शल लॉ के चलते और क्या क्या हुआ। और ये मार्शल लॉ किसके द्वारा लगाया गया था? ये लगाया गया था यहाँ पे जनरल डायर के द्वारा। आफ्टर दिस वेव ऑफ हॉरर रैन थ्रू द कंट्री एंड रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड। देखिए, इतना खुल के सीधा हमला करना पहली बार अब इंडिया में बहुत दिनों बाद हुआ था कि मॉडर्न टाइम्स में जब आप सीधा का सीधा इतने सारे लोगों के ऊपर, हजारों लोगों को मशीन गन से उड़ा सकते हो, तो पूरा का पूरा देश यहाँ पे सहम चुका था। अब लोगों को ये तो क्लियर हो गया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, है ना। और उसके परिणाम क्या हुए वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड की एक उपाधि दी गई थी, उन्होंने उस उपाधि को वापस लौटा दिया, रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पे अपना एक प्रदर्शन दिखाते हुए बेसिकली। ठीक है। सो दोस्तों, अगली वीडियो में हम अपने